पहला प्रश्न है दोस्तों, रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह नीट 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी तथा ए बी ग्रुप के व्यक्तियों को रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ब्लड दे सकता है या रक्तदान कर सकता है। तो राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी तथा ए बी व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो सीमेंट का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है, सफ़ेद लेड का भी कोई लेना देना नहीं है, जिंक ऑक्साइड का भी कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है राइट आंसर है दोस्तों। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि डी वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तंतु आहार में शामिल है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेल्यूलोज। तंतु आहार का मतलब होता है जिसमें फाइबर पाए जाते हैं, तो सेल्यूलोज में फाइबर युक्त भोजन मिलता है सेल्यूलोज में। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयक कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं। तो उत्सर्जन अंग इसमें से वृक्क इज द मोस्ट आंसर, जो कि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। तो वृक्क ए वाला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसके रुधिर परिसंचरण को क्या होता है। यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके तुरंत बाद रुधिर परिसंचरण को क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है, रुधिर सबसे पहले जो है पहली बार अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। तो डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह वाहिका कौन सी है जो सिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी में भी पूछा जा चुका है, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वह वाहिका कौन सी है जो सिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाता है। सिरा रुधिर, ध्यान दीजिएगा, सिरा रुधिर ऑक्सीजन के लिए फेफड़े तक ले जाता ही है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फुफ्फुस धमनियाँ। फुफ्फुस धमनियाँ जो हैं सिरा रुधिर को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है राइट आंसर है, तो इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यकृत। यकृत जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूल ग्रंथिकाएँ आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती है। मूल ग्रंथिकाएँ आमतौर पर निम्नलिखित में से किनमें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है फलीदार पौधों में। फलीदार पौधों में मूल ग्रंथिकाएँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हाइबरनेशन कहा जाता है। हाइबरनेशन, इसको आप लोग याद रखिएगा, हाइबरनेशन कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पणों को रजतित करने के लिए किया जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ग्लूकोज। ग्लूकोज। निम्नलिखित में वह कौन सी कार्बोहाइड्रेट है जिसका प्रयोग दर्पणों को रजतित करने के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो गया ग्लूकोज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों रेनिन। रेनिन जो है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में हर वर्ष पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाइट्रोजनी आहार है। नाइट्रोजनी आहार है। तो नाइट्रोजन आहार प्रोटीन है, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मूत्र बनता है। मूत्र बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा। मूत्र बनता है तो शरीर में मूत्र कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संग्राहक वाहिनियों में। संग्राहक वाहिनियों में मूत्र का निर्माण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी है, या दूध के दांत कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12। 12 जो है पुनः स्थापित होने वाले दांत हैं 12। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहा जाता है? या कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि दोस्तों मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को ऑप्शन नंबर डी एपी कल्चर कहते हैं। एपी कल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, या मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो एपी कल्चर, यानी कि डी वाला ऑप्शन था राइट ऑप्शन। आप लोग इसे याद कीजिएगा, एपी कल्चर। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब है जैसे अचानक सांप को देखकर पीछे की ओर हट जाना, यह प्रतिवर्ती क्रिया है। तो यह किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है मेरुरज्जु के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो निम्नलिखित में से रक्त किसकी तरफ जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों फुफ्फुस धमनियों में जाता है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लें, ध्यान में रखे रहिए। यह कई बार नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में भी पूछा गया है, सामान्य विज्ञान जीके में, जनरल नॉलेज में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पन्न करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से रेशम का उत्पादन किसमें होता है? तो रेशम के लार्वा से, रेशम कीट के लार्वा से कीट उत्पादन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मस्तिष्क कोशिकाएं। इट इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल संपत्ति माना जाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल मतलब न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए, डीएनए इत्यादि।
इट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अंचल शक्ति संपत्ति माना जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23 नंबर प्रश्न है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, ऑस्टियोसाइट जो है हड्डियों में पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद कर लें। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है, पित्त का स्रोत क्या है या पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो पित्त का स्रोत क्या है, मतलब पित्त कहाँ से बनता है? तो पित्त जो है यकृत में बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद कीजिएगा। पित्त का स्रोत जो है यकृत है। कभी कभी लोग पित्ताशय में लगा देते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25 नंबर प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षा जैसे नीट, एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जीडी में पूछा गया प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो है स्टार्च, स्टार्च के पाचन में सहायक होती है, स्टार्च। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होता है? निम्न में से किस कशेरुकी में बाहरी कंकाल नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कॉन्ड्रिक्थीज, कॉन्ड्रिक्थीज में बाहरी कंकाल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव हृदय बंद होता है या मानव हृदय कहाँ स्थित होता है, किसके अंदर स्थित होता है? मानव हृदय का सुरक्षित आवरण क्या है? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हृदयावरण में। हृदय बंद होता है हृदयावरण में, या हृदयावरण से चारों तरफ घिरा होता है मानव हृदय। तो इसका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में विटामिन घुलनशील कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। बी वाला ऑप्शन इट इज़ द राइट आंसर, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह भी नीट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतचित ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता? ब्लड क्लॉटिंग मतलब रुधिर का थक्का नहीं जमता। किस उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त थक्का नहीं जमता या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों थ्राम्बिन की उपस्थिति के कारण ब्लड में थक्का नहीं जमता। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना भाग होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? या सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 55% रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। जैसे अगर 100 मान लीजिए 100% या 100 मिलीलीटर ब्लड है तो उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर है शरीर के ऊष्मा की क्षति नहीं होने देती। त्वचा की सतह के नीचे एक वसा मौजूद होता है जो ऊष्मा की क्षति के अवरोधक का कार्य करता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 नंबर प्रश्न है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जनरल नॉलेज में भी पूछा गया प्रश्न है। एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, जीडी तमाम प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? तो हमारे शरीर में जो है 656 मांसपेशियां होती हैं। आप लोग इससे याद कीजिएगा 656
मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर में, और शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। आप लोग इसे याद कीजिए। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे जरूर याद कर लें, वीडियो को सेव कर लें। तो पूछ रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है मिश्रित ग्रंथि है। यह अग्न्याशय जो है पेड़ की पत्ती के समान होती है इसकी संरचना। इसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज। ये जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर अग्न्याशय सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयक कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्गित होते रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वृक्क। वृक्क जो है सेम के बीज का आकार का होता है, सेम के बीज का आकार का वृक्क होता है। तो वृक्क ए वाला ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है या पित्त कहाँ उपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है पित्ताशय में। यहाँ पर एक जमा होता है, पित्ताशय में जमा होता है, और पित्त जो है यकृत से रिलीज होता है या निकलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय या बूम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गर्भाशय के लिए यूट्रस, इंग्लिश शब्द है यूट्रस। यूट्रस मतलब गर्भाशय। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूट्रस है। तो ए वाला ऑप्शन जो है सही है। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है या ब्लड प्रेशर कहा जाता है? ब्लड प्रेशर में ब्लड किसकी भित्तियों पर दबाव डालता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद कीजिएगा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है धमनियों की। धमनियों की भित्तियों पर दाब जो डाला जाता है, तो धमनियों की भित्तियों पर डाले गए दाब को रक्तदाब कहा जाता है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ कोर संधि है? कोर संधि कौन सी है? तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों कोहनी संधि। कोहनी संधि में जोड़ संधि पाई जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह सामान्य ज्ञान में, जीके में, एसएससी बैंक, रेलवे, ग्रुप डी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है। तो यहाँ पर हड्डियों की संख्या कुल मानव शरीर में 206 होती है। 206 होती है, तो 206 ए वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक्टिन और मायोसिन जो है संकुचनशील प्रोटीन है या एक्टिव प्रोटीन है। तो एक्टिन और मायोसिन ये वाला ऑप्शन सही है। आप लोग इसे याद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नीट में कई बार पूछा जा चुका है। तो बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। 41 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है? वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद कीजिए। तो इसका राइट आंसर है विक्राण या नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 42 नंबर क्वेश्चन, 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता। यहाँ पर दूध लिखा गया है जो कि गलत है, दूध रहना चाहिए, सॉरी। 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो अग्र चर्मणक या प्रीमोलर जो है बच्चों में दूध के दांतों में नहीं शामिल है, यह केवल एक बार आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह नीट में पूछा गया प्रश्न है। तो इसके लिए राइट आंसर है दोस्तों यकृत। यकृत
वह अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। 21 दिन का उल्लेख किया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 21 दिन का उल्लेख किसमें किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी वाला, रजो धर्म के ठीक बाद रजोधर्म चक्र की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना होती है। तो 21 का 45 नंबर क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46 नंबर क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद कर लें। यह नीट में कई बार पूछा गया प्रश्न है। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता या मांस में विटामिन नहीं मिलता। तो वह कौन सा विटामिन है जो मांस में नहीं मिलता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों विटामिन सी। विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नीट में कई बार पूछा जा चुका है। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों जानविका या पटेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद कीजिए। जानू फलक का दूसरा नाम क्या है? जानविका पटेला। इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप लोग इसे याद कीजिए। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, सीखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफ़ी होती है? सीखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है? तो राइट आंसर है दोस्तों असंतृप्त वसा अम्लों में सीखने वाले तेलों में सबसे अधिक मात्रा होती है, तो असंतृप्त वसा अम्ल। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर, ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिए। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है? तो ट्रिप्सिन एक एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन का कार्य जो है प्रोटीन को भंग करना है। प्रोटीन को भंग करना है या खंड खंड में तोड़ना है प्रोटीन को। बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम आज लेकर आए थे 50 बहुत ही टॉप क्वेश्चन जो कि नीट में और समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? आप लोगों से मैं पहले कहा था कि अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह समस्त केवल नीट में ही नहीं, समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर वर्ष लगभग रिपीट होते रहते हैं। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछा ही जाता रहता है। तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? या ऐसा भी पूछा जाएगा कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से वह अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि यहाँ पर पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। तो चैनल अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले वीडियोज़ को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।